आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं ये बात हम लोग आज अच्छी तरीके से सीखेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सीखने से पहले थोड़ा जान ले भाई एक बार कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होता है। यहां पे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना के रखा है। आई मस्ट मेंशन ओवर हियर इट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना कैसे है जरा हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। एक हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर में पानी डाल दिया है। यू कैन राइट, यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन। एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में पानी डाल दिया है और इस पानी में कुछ पार्टिकल्स हमने डाले हैं। दैट पार्टिकल मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, व्हाटएवर। तो हमने क्या किया है कि यहां पे पानी में कुछ पार्टिकल्स डाल दिए हैं। इस पानी के बारे में बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पानी का डायमीटर अमूमन 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितने से? 1 नैनोमीटर से कम होता है। और पानी को यहां पे हम कॉन्टिन्यूअस मीडियम समझ सकते हैं। समझ में भी आ रहा होगा आपके कि पूरे कंटेनर में पानी फैला हुआ है बराबर बराबर यूनिफॉर्म इवन मैनर में। और ये जो कॉन्टिन्यूअस मीडियम है इसको टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड्स में हम उपकार में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। इट हैव कैपेबिलिटी कि इसके अंदर कोई भी आए और बिखर जाए। तो दिस वाटर ओवर हियर इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे डीएम। यहां पे जो हमने पार्टिकल लिया है जो कि वाटर में डिसॉल्व किया है, वो पार्टिकल के बारे में बात करें तो इस पार्टिकल का डायमीटर हमेशा रेंज करना चाहिए 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। यानी हमने उसी पार्टिकल को डिसॉल्व करना है इस पानी में जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो। अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा तो उस पार्टिकल्स को हम पुकारते हैं कोलॉइड्स या कोलॉइडल पार्टिकल। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल है चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रेंज कर रहा है तो उस पार्टिकल को हम कोलॉइड्स बोलेंगे या फिर कोलॉइडल पार्टिकल बोलेंगे। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं राउंड राउंड शेप के मैंने यहां पे बना रखे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस मीडियम यानी वाटर में डिस्पर्स हैं। क्या है? डिस्पर्स हैं। That's why this particle over here, which is also called as colloidal particles, which has been dispersed into the continuous medium water, are called as disperse phase. क्या बोलते हैं इसको? अरे बोले यार, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्स फेज। इसको यहां पे हम समझने के लिए शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? डीपी, कैपिटल डी कैपिटल पी। बात समझ में आती है कि सर जब भी कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो समझ में आ रहा है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें एक डीएम होगा और एक डीपी होगा। याद करने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में अमूमन सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा ज्यादा कॉन्टिन्यूअस मीडियम को हम डीएम बोल रहे हैं और उसमें कुछ पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं जिसको हम डीपी बोल रहे होते हैं। यानी समझा आपने कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है, दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन ओनली कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, वन इज डीएम, अनदर इज डीपी। और डीपी का डायमीटर किसके बीच में रेंज करेगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ये रेंज करेगा। दिस इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कोलॉइड्स इज डिस्पर्स इन द डिस्पर्सन मीडियम, which is what we call as colloidal solution. अब ये colloidal solution 3 तरह का होता है मेरे भाई। colloidal solution according to DP and DM, according to structure, according to interaction। क्या interaction है, क्या structure है, थोड़ी देर बाद में। फिलहाल we will focus over here the type of solution, colloidal solution according to disperse phase और dispersion medium। हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस के टाइप को समझते हैं। ठीक से समझना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है।
तो टाइप के हिसाब से हम समझते हैं, और टाइप में भी हम बात करते हैं यार। तो देखो समझो, डीपी और डीएम तो समझ में आता है। डीपी इज व्हाट वॉरियर, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स या गैसियस पार्टिकल्स, एंड डीएम इज व्हाट वॉरियर, इट इज वाटर, और इट कैन आल्सो बी एनीथिंग एल्स। तो यहां पे जो भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, उनके पास कुछ ना कुछ एक फिजिकल स्टेट होगा। फिजिकल स्टेट के बारे में आपको पता है भली भांति, या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा। तो एक्चुअली में वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है समझना, एक्चुअली में वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू physical state of dp and dm, according to physical state of dp and dm। ठीक से ध्यान से सुनो, थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है, लगेगा नहीं। तो dp और dm क्या था मेरे भाई? कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये 8 तरह के होते हैं, ये 8 तरह के होते हैं। यहां पे मैंने 9वां भी लिख रखा है कुछ समझाने की वजह से, मैं इसके बारे में आपकी बाद में बात करूंगा। पहला कौन सा होता है? सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल, ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशंस का शॉर्ट फॉर्म कभी कभी हम सॉल भी करते हैं। इफ आई एम सेइंग इट इज ए सॉल, यू हैव टू थिंक दैट इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द colloidal solution according to dp and dm, in fact according to physical state of dp and dm is solid salt। दूसरा बोलो, अपनी जबान से बोलो, लिक्विड सॉल। तीसरा एरोसॉल। चौथा जेल, इमल्सन, एरोसॉल, फोम, लिक्विड फोम। बस ये 8 तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। बस ये 8 तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। सॉलिड जेल, सॉलिड सॉल, liquid salt, aerosol, gel, emulsion, aerosol, foam, liquid foam. So simple to learn. See, what is solid salt? DM, dispersion medium अगर solid हो, ज्यादा मात्रा में अगर solid हो, continuous medium अगर solid हो, और उसमें कोई solid को disperse कर दिया हमने, हिला दिया यार, तो solid में solid का solution बना दिया, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल का बस साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रेंज होना चाहिए, बस बाय छोटी सी बात। तो सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, उसको बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल। तो 2 बार तो नहीं बोलते, इसलिए एक बार बोलते हैं सॉलिड सॉल, दोनों ही सॉलिड है। एंड इसका एग्जांपल होता है जेम, अंगूठियों में पहना जाता है, नीलम, पुखराज, सफायर, जेम, रूबी, जानते होंगे। अब यहां पे लिक्विड सॉल की बात करते हैं। तो अपने आप दिमाग में रखोगे, यहां पे ध्यान से पढ़ रहे होगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बोलना शुरू कर देगा कि लिक्विड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो लिक्विड सॉल्ट का मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादा मात्रा में लिक्विड हो और उसमें सॉलिड डिस्पर्स हो। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, इसको हम लिक्विड सॉल्ट बोलते हैं। सिंपल इसका एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन मार्केट में आता है मेरे भाई, सब्जी वब्जी बनाती होंगी मम्मी घर में, तो पता कर लेना स्टार्च क्या होता है। स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है कॉर्न फ्लोर होता है। कॉर्न फ्लोर की बात करें तो भुट्टा होता है, भुट्टे को मक्का भी बोलते हैं, तो मक्की को पीस के जो पाउडर बनाया जाता है उसी को कॉर्न फ्लोर बोलते हैं। और कॉर्न फ्लोर को पानी में डाल दोगे तो आपको समझ में आएगा दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशंस। और अब आपको ये भी समझ में आएगा कि वो कौन सा तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका नाम क्या होगा, दैट इज लिक्विड सॉल्ट। What is liquid salt? जिसमें ज्यादा मात्रा में डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो और हमने डिस्पर्स किया हुआ हो सॉलिड को, सॉलिड यानी स्टार्च। समझ में आता है। The third one is what? Aerosol. एरो का मतलब समझ में आ रहा होगा, एयर का सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर क्या हो, गैस हो, ज्यादा मात्रा में क्या हो मेरे भाई, गैस हो, और उसमें डिसॉल्व कौन हो, सॉलिड। गैस में सॉलिड डाल दिया तो एरोसॉल। एग्जांपल सिंपल सा है, आई नीड टू टेल एनीथिंग लॉट अबाउट दिस। स्मोक पार्टिकल dispersed in air is simply called as is simple example of aerosol, जिसमें गैस में सॉलिड डिस्पर्स है। Another one is gel, मस्त है, ध्यान रखियो, ये 3 चीजें तो बेहद पूछी जाती है हमारे यहाँ। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है यही 3 चीज। तो यहाँ पे क्या हम बात करते हैं, जेल। द फोर्थ
type of colloidal solution is gel. What is gel? आप खुद बोल सकते हो, बोल के दिखाओ मेरे को. What is gel? The solution in which dispersion medium is solid and dispersed phase is liquid. Solid में अगर liquid जो है वो बिखरा होगा उसको हम gel बोलेंगे. Obviously अगर solid ज्यादा मात्रा में है, liquid कम मात्रा में है, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सेमी सॉलिड मिलेगा, जैसे जैम, जेलीज. फिफ्थ वन, इमल्सन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इमल्सन? एक नंबर का क्वेश्चन होता है ये. डिफाइन इमल्सन. द colloidal solution in which dispersion medium and dispersed phase, in which dispersion medium and dispersed phase both are what? Liquid. दोनों ही अगर लिक्विड हो तो that particular colloidal solutions are called as emulsion. Then the best example of emulsion is, इसको भी ध्यान रखो मेरे भाई, the best example of emulsion is milk. मिल्क में क्या क्या मिक्स है भाई? पानी और घी. याद करो, दूध से ही आप घी निकालते हो. घी के साथ और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट मेन कंस्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो पानी और घी को मिक्स किया गया है. दैट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? मिल्क. वी विल लुक इनटू द मैटर. व्हाट इज इमल्सन? से अगेन, द colloidal solutions in which dp and dm both are liquid. And the another one is aerosol. यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, एरोसॉल दो तरह का आपको दिखाया गया है, दो बार एरोसॉल में लिखा है. तो गैस में सॉलिड जब वहां पे डिस्पर्स होते हैं तब भी इसको हम एरोसॉल बोलते हैं, और गैस में अगर लिक्विड डिस्पर्स होते हैं तो भी इसको हम एरोसॉल बोलते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप यहां पे बस बोल दीजिए कि ये क्या है? सॉलिड एरोसॉल है, और ये क्या है? लिक्विड एरोसॉल है. तो एकदम से क्लियर हो जाएगा. एरोसॉल का मतलब एयर ज्यादा मात्रा में है उसका सॉल्यूशन, और एयर ज्यादा मात्रा में है तो उसका सॉल्यूशन, उसमें क्या मिला हुआ है? सॉलिड, सॉलिड एरोसॉल. और यहां पे क्या है? लिक्विड एरोसॉल. मतलब एयर में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जब लिक्विड जो है वो फैला हुआ हो, जब लिक्विड फैला हुआ हो. और इसका एग्जांपल आपसे अच्छा कौन जानता है? दैट सिंपली बट फॉग. फॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ aerosol, in fact liquid aerosol. What about another one? Foam. The seventh type of colloidal solution is foam, and just define it. Say it by yourself. Say it in your mind. But how will you define foam? The colloidal solution in which dispersion medium is solid and dispersed phase is gas. Solid में गैस trapped है, solid में गैस trapped है, solid में गैस trapped है, solid में गैस trapped है. और solid में अगर गैस trap होंगे then that will be called as foam. Foam type of colloidal solutions. And the best example of that foam is what? Sponge. Sponge आपके सोफे में लगा पड़ा है. सोफे को आप ध्यान से देखोगे तो सॉलिड के अंदर गैस पार्टिकल्स क्या हैं? ट्रैप्ड हैं. दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए colloidal solutions of what? Solid and gas. And the last one is the last type of the colloidal solution according to the physical state of dp and dm are liquid foam. Liquid foam का मतलब the colloidal solution in which dm is liquid and dp is gas. लिक्विड में गैस ट्रैप्ड हो. साबुन के बबल्स, सोप के बबल्स, नहाते वक्त आपने देखा होगा कि लिक्विड के अंदर क्या ट्रैप हो जाता है? एक लिक्विड का बबल होता है, उसके अंदर क्या ट्रैप होता है? अंदर और बाहर दोनों तरफ ट्रैप होता है एयर. तो दैट कैन बी ए गुड एग्जांपल ऑफ सोप बबल. सोप बबल इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड फोम. सो वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 8 टाइप ऑफ colloidal solutions on the basis of physical state of dp and dm. Solid sol, liquid sol, aerosol, gel, emulsion, again liquid aerosol, you can call it is better, foam and solid foam. With example you have to learn it. आपने देखा लिक्विड सॉल. लिक्विड सॉल की बात करूं तो लिक्विड सॉल में एक छोटा सा चीज आपको समझना होता है. लिक्विड सॉल में यहां पे डीएम ज्यादा मात्रा में क्या है? ज्यादा मात्रा में क्या है? ज्यादा मात्रा में लिक्विड है, कम मात्रा में क्या है? सॉलिड है. अब लिक्विड
सॉल्यूशन जो होता है, लिक्विड सॉल्व जो होता है, आई मस्ट से सॉल्व नॉट सॉल्यूशन, बिकॉज कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हमेशा शॉर्टकट में सॉल्व होना रहता है। तो अगर हम लिक्विड सॉल्व की बात करें तो लिक्विड सॉल्व में आपको समझ में आता है कि डीएम लिक्विड होता है मेरे भाई, और डीपी सॉलिड। डीएम डीपी लिक्विड सॉल्व में डीएम डीपी, और ये जो लिक्विड है डीएम लिक्विड सॉल्व में डीएम लिक्विड सॉल्व में डीएम लिक्विड होता है, और लिक्विड अगर वाटर है तो उस तरह के हम लिक्विड सॉल्व को हाइड्रोसॉल्व बोलेंगे। वो लिक्विड अगर बेंजीन है तो उस लिक्विड सॉल्व को हम बेंजोसॉल्व बोलेंगे, और अगर वो अल्कोहल है तो अल्कोसॉल्व बोलेंगे। बात समझ में आती है, कंप्लीट आपको समझ में आती है। नाउ वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम। मैंने मिटा दिया, और मैं आपसे अब पूछता हूं, अगर आपको जरा सा भी याद है, रिमाइंड है, तो मेरे को याद सोच के बता कि व्हाट इज इमल्सन। कोलॉइडल सॉल्यूशन इन दिस लिक्विड आर प्रेजेंट, यानी डीपी डीएम दोनों क्या होता है, लिक्विड। चलो now we'll come to the next, and next will be what type of colloidal solution according to structure of colloids. Type of colloidal solution according to the structure of colloids. Type of colloidal solution according to the structure of colloids. By colloids क्या होते हैं? What is colloids? 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 Colloids may be solid, liquid or gas जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच पाया जाता हो, उसी को हम कोलॉइड्स बोलते हैं, उसी को हम कोलॉइडल पार्टिकल भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइड्स को ही कोलॉइडल पार्टिकल बोलते हैं। तो कोलॉइड्स क्या होता है समझ में आता है? कोलॉइड्स क्या होता है समझ में आता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इन्हीं कोलॉइडल पार्टिकल्स को, इन्हीं कोलॉइड्स को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में रख देते हैं, डीएम में रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं, then that type of solution is simply what we call as colloidal solutions. Colloid या colloidal particles dispersed in the dispersion medium is called colloidal solution. Anyways, पहले हम colloid के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले हम colloid के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहां पे मैक्रोमोलिकुलर का मतलब तुम्हारे को क्या समझ में आ रहा है? What do you understand by मैक्रोमोलिकुलर? मैक्रो का मतलब बड़ा, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स। कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी साइज ऑलरेडी बड़ी होती है और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की ही पाई जाती है, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट आप जितने बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है 12th क्लास में, वो सारे के सारे प्रोटीन क्या होते हैं? बोल भाई, बोलो। पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीमर होता है। पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब है बहुत सारे, पेप्टाइड का मतलब बॉन्ड होता है, तो बहुत सारे बॉन्ड से आई मीन टू से कि प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये सारे के सारे जो आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने हैं पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स का ऑलरेडी साइज बहुत बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। वहां भी सीख लोगे, जान लोगे, ये छोटी सी बात यहां भी बता दी मैंने। तो ऑलरेडी ऐसे पार्टिकल जिनका साइज रेंज बड़ी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रेंज करती है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो अगर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स को आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? द कोलॉइड्स which have bigger size and generally possess diameter range between 1 nanometer to 1000 nanometer. This is simply called as macromolecular colloids. और इन्हीं macromolecular colloids को dispersion medium में आप disperse कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? colloidal solution. colloidal solution. बड़े साइज के पार्टिकल्स को डिस्पर्सन मीडियम में आप डाल के सॉल्यूशन बना लीजिएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च पॉलीमर है। प्रोटीन, जिलेटिन भी प्रोटीन होता है। ज्यादा ना समझ में आता हो आपको तो चिकन सूप,
स्किन को बॉयल करते हैं, स्किन में प्रोटीन पाई जाती है सारी, कोलेजन हुआ, इलास्टिन हुआ, जिलेटिन हुआ। तो जो चिकन सूप आप चिकन जो खाते हो उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जिलेटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो बात समझ में आना चाहिए कि प्रोटीन सॉल्यूशन या स्टार सॉल्यूशन, प्रोटीन को पानी में घोल दिया, स्टार्च को पानी में घोल दिया, दैट इज एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। और आपके घर में पाया जाने वाला है वो कौन सा है? दूध पीते वक्त आपकी मम्मी आपको उसमें हॉर्लिक्स, बूस्ट या कुछ और डाल के देती होंगी, तो हॉर्लिक्स, बूस्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रोटीनियस पार्टिकल्स। प्रोटीन्स आर ऑलवेज पॉलीमर्स, बिगर मॉलिक्यूल्स, साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज करेगी। तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ वेलकम टू द माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स। ये माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब छोटा। तो होता है यहां पे क्या कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ जाएं तो और जुड़ के बिगर साइज रेंज की हो जाएं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की हो जाएं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स। एक बार फिर से बोल दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जब जुड़ के जब उनका डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाए तो उनको हम बोलेंगे मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स। और उसको डिसॉल्व कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब यहां पे क्या होगा, आपको समझ में आता है कि माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन व्हिच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड हैज बीन एग्रीगेटेड टू फॉर्म द साइज रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। I mean to say particles have smaller in size, जो जुड़ के आपस में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज रेंज बना रखे हैं। Hope you got the point? And the best example of this micromolecular colloids is what? Gold salt. अभी आगे चल के और समझाएंगे। सोना चांदी च्यवनप्राश नाम सुना होगा कि च्यवनप्राश में सोना और चांदी मिला दिया गया। तो सोने और चांदी का क्या काम होता है, क्यों मिलाया जाता है? आपने ये भी सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग जो है वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। थोड़ा और जनरेशन आगे बढ़ा तो पीतल का आया, लेकिन अभी तो स्टील का चल रहा है, और स्टील के बाद भी अभी और प्रोग्रेस हो चुका है, प्लास्टिक और सिरेमिक्स चल रहे हैं। तो वहां पे क्या सीन होता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोल्ड, वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करूं तो ध्यान रखना, माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट। इवन गोल्ड सॉल्ट के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो थोड़े से मेंटली वीक होते हैं, जिनका ब्रेन लेवल ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, उनको हम क्या करते हैं, गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस का इंजेक्शन भी देते हैं आपको, ताकि उनका वाइगर वाइटलिटी उनकी थोड़ी मेंटेन हो जाए। तो गोल्ड के पार्टिकल्स छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज रेंज छोटी होती है। जब गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़े रेंज के हो जाएंगे, तो बड़े रेंज के होने के बाद उनको जब पानी में आप डिस्पर्स कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम? गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। और गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन का किसका एग्जांपल होगा? माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल सॉल्यूशंस का। तो जैसे गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस हुआ, या फिर FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जनरली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख दोगे तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन इसको फिर भी हम इसको घोल के रखते हैं। तो घोल के जब रखेंगे तो सॉल्यूशन को जो घुले हुए से, जैसे सुनो यार, मान लो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक रिएक्शन होती है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन आप वाटर के साथ करा दोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो नीचे बैठ जाएगा, और अगर आप बनते वक्त जब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे बन रहा था तभी इसको आप फेंटने लगो, जोर जोर से स्टिर करने लगो, तो ये जो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में बिखर के इसी सॉल्यूशन में पाया जाएगा, वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल 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 फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स। So this is simply what we call as aqueous solution of ferric hydroxide. And same thing happens with the AgCl also. AgCl भी प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन बनते वक्त जब हमने क्या किया, इसको स्टिर कर दिया, थोड़ा सा हिला दिया, थोड़ा क्या बहुत अच्छी तरीके से हिला दिया, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं बल्कि सॉल्यूशन के फॉर्म में पाया जाएगा, and that will be called as aqueous colloidal solutions of AgCl. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रोमोलेक्युलर कोलाइड्स। फिर मैं बात करता हूं तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। नाम से ही यहां पे भी पता चल रहा है कि यार ये भी कोलाइड्स जो होंगे, ये भी जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो जुड़ के ही बने हुए होंगे, एसोसिएट होकर ही बने हुए होंगे।
यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के बड़े पार्टिकल में यानी कोलॉइडल साइज रेंज के पार्टिकल में कन्वर्ट होते थे, और एसोसिएटेड कोलाइड्स में भी समझ में आने लगा है कि यहां भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे। तो यहां पे पहले मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो छोटे छोटे सिमिलर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जो छोटे छोटे सिमिलर पार्टिकल, यानी माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स आर दोज which are simply made up of aggregation of similar type of particles, बाद में जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाता है। बट एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं समझिए। एसोसिएटेड कोलाइड्स को मैं यहां पे अच्छी तरह से बना के दिखाता हूं, कुछ यहां पे है चक्कर है तो उसको ध्यान से समझिएगा। देख भाई, ये जो अंदर का गोला है, अंदर का गोला है, अंदर का गोला है, ये अंदर के गोले की हम बात करें, यहां भी मैंने बना रखा है, मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलो यहां पे भी देख लेते हैं। ये जो है, ये बड़ा सा गोला जो है, इसको हम बोलते हैं ऑयल के पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल के पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल के पार्टिकल्स। और इस ऑयल को मुझे बिखेरना है, डिस्पर्स करना है, घोलना है, डिजॉल्व करना है, किसमें? पानी में। तो दिस वन इज वाटर एंड दिस वन इज ऑयल। अंदर का ये जो पार्टिकल है वो क्या? गोल्ड पार्टिकल, वो है ऑयल। और उस ऑयल को डिस्पर्स करना है किसमें हमको? वाटर में। दो अपोजिट नेचर के सब्सटेंस को, पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को हमको पानी में डिस्पर्स करना है। तो पानी में डिस्पर्स करने के लिए हमने यहाँ पे देखो नेगेटिवली चार्ज एक बिचौलिया ले लिया है, दोगला ले लिया है, यहाँ पे एक ऐसा चीज ले लिया है जिसका संबंध इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैं अभी बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। ये जो होते हैं ये सोप के पार्टिकल्स का ही पार्ट है। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये सोप के पार्टिकल का ही एक पार्ट है। तो यहां पे जब आपको ऑयल को वाटर में मिक्स करना हुआ तो आपने एक बिचौलिए को लिया और उस बिचौलिए को हम क्या बोल रहे हैं? सोप बोल रहे हैं, साबुन बोल रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात यहां पे, कि ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे, इनकी साइज रेंज अभी भी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच नहीं है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स बनना होगा, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए हम बात करें कि हमेशा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज रेंज होनी चाहिए, डायमीटर रेंज होनी चाहिए। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल के, इनके पास अभी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का डायमीटर साइज नहीं है। वो डायमीटर साइज एक्वायर करने के लिए ये अपने सरफेस पे बाल उगाएंगे, कुछ भी समझ ले भाई। ये अपने सरफेस पे बाल उगाएंगे और अब जो है, अब जाके यहां पे जगह तो बिल्कुल बचती नहीं है, अब जाके इनका ओवरऑल साइज, पूरा साइज जो हो गया वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा। यानी अब जाके ये कोलॉइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में नजर आएंगे। तो यहां पे, और इन्हीं पार्टिकल्स को अगर हम बोले तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज मिसेल। मिसेल बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अभी आपको समझाएंगे। तो ये मिसेल कैसे बना, आपको समझ में आया? मिसेल आर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ सोप एंड ऑयल। साबुन के और ऑयल के जुड़ने की वजह से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्यों, क्या, कैसे भी मैं बताऊं, समझाऊंगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलेंगे। तो समझ में आया
कि अगर माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो स्मॉल साइज के सिमिलर पार्टिकल्स जुड़ के वो कोलाइडल साइज रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एसोसिएटेड कोलाइड्स की हम बात करेंगे तो स्मॉल साइज डिफरेंट पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे। यहां पे स्मॉल साइज सिमिलर पार्टिकल्स की है, स्मॉल साइज सिमिलर पार्टिकल्स आपस में जुड़ के और वो कोलाइडल साइज रेंज के हो गए और उनको हमने क्या कहा, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। जब स्मॉल साइज डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होके कोलाइडल पार्टिकल्स बनाए, कोलाइडल साइज रेंज पार्टिकल बनाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स। फिर से मैं बोलूं, द कोलाइड्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएशन ऑफ two different type of small particles into colloidal size range are called associated colloids. The best example of associated colloids is what? Micelle. So hopefully you have understand all this. अब ये मिसेल की बात की जो शुरुआत हो चुकी है, तो यहीं पे हमें मिसेल को खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो मिसेल के बारे में बात करें तो what can you define now about the micelle? मिसेल के बारे में कुछ खास बात अगर हम बोलें तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। This one is what? Negatively charged. It is what? Associated colloids. समझ में आ गया आपको कि ये associated colloids होता है जो different small size particles यानी soap और oil के मिलने से बनता है। Formed by what? Formed by soap and क्या? Oil. Oil को ही हम कभी कभार डर्ट के नाम से भी बोलते हैं। डर्ट ऑयली होता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल डर्ट तो आराम से पानी से ऐसे ही रिंस करके निकल जाएंगे। केवल ऑयल सॉल्युबल डर्ट्स को निकालने के लिए हमें साबुन की जरूरत पड़ती है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द मिसेल। लेकिन मिसेल को और अच्छे से समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मेरे भाई हमको क्या समझना होगा, हमको समझना होगा सोप। मिसेल को समझने के लिए सबसे पहले हमको अच्छे से क्या समझना होगा, हमको अच्छे से समझना होगा सोप। सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है। मैं आसानी से आपको समझाता हूं कि साबुन क्या होता है। पहले उस पिक्चर को देखिएगा। यहां पे हमने CH3 लिख दिया, यहां पे CH2 लिख दिया, यहां पे CH2 लिख दिया और यहां पे COOH कर दिया। तो ये समझ रहे होंगे, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, एल्केन वाली चेन है। एल्केन होता है ना, एल्केन। अरे यार, तुम लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसकी इच्छा नहीं होती होगी पढ़ने की। दिस इज स्किल डेवलपमेंट। बहुत फोकस करके यहाँ पे पढ़ना होता है। यहाँ पे आप स्किल सीख रहे हो, यहाँ पे आपकी जरूरत होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आपका प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 CH2 CH2 ये आ जाएगा। और यहीं पे आपने क्या किया, ये वाला ग्रुप लगा दिया। इतने डिटेल में मत जाओ, सिंपल सी बात है कि ये कार्बन चेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन क्या होता है, पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? ये कॉमन सेंस में बच्चे, ये नॉन पोलर होता है। हमेशा हाइड्रोकार्बन चेन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, हमेशा नॉन पोलर होते हैं। और ये क्या होता है, यहां पे आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा और ये इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है, दिस वन इज पोलर। ये पोलर होता है, समझ में आया? तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक नॉन पोलर होगा, एक पोलर होगा। अगर इसी चेन को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, इसको खूब ज्यादा कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, मैं n नंबर कर दूं, सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीरेट, आपको लर्न करने में थोड़ी मुश्किल होती है। जिस चैप्टर में इसको लर्न करना होता है वो भी सीखेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पे इसको 16 कर दो,
मतलब ऐसे CH2 करके 16 बार ऐसे लिखा गया है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहां पे हाइड्रोकार्बन चेन क्या हो गई, लॉन्ग हो गई है। इसी स्ट्रक्चर को हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन को ही हम बायोलॉजी में बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये पार्ट जो है वो नॉन पोलर है, जो ऑयल के साथ ही बस इंटरेक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। तो कभी कभी इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, या केमिस्ट्री में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन। अब होता क्या है भाई मेरे, अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ, कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन जो बनेगा उसके तहत क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 का होल 16 कर दें, और यहां पे CH2 और यहां पे हो जाएगा COONA। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड containing long carbon chain। और भाई इसी को ही हम बोलते हैं सोप। यानी साबुन क्या होता है, इट इज साल्ट। आपको पता है यार, ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड है, और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। और ये सोडियम साल्ट भी बन सकता है, और अगर आप ध्यान से समझ में आपको आया तो ये पोटेशियम भी हो सकता है। तो इट कुड बी एनीथिंग, पोटेशियम और सोडियम। यहां पे हम सोडियम, यहां KOH होता तो यहां पे पोटेशियम लग सकता था। तो हम सोप को डिफाइन करते हैं, इट इज ए पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन, कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन, कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन। अब इस सोप की बात करें तो सोप को सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाएंगे, ये जो सोप होता है, साबुन होता है, साबुन को सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाएंगे, साबुन को सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखाएंगे कि ये तो हमारा लॉन्ग कार्बन चेन हो गया, ये तो हमारा लॉन्ग कार्बन चेन हो गया, और लॉन्ग कार्बन चेन में फाइनली क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COONA। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वहां पे सोडियम और पोटेशियम साल्ट कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन। और ये सोप हो गया, तो सोप के बारे में कहते हैं भाई ये इसका क्या है, पूंछ है, पूंछ की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, दिस वन इज कॉल्ड एज हेड, ये हेड की तरह दिख रहा है। ये हेड पोलर नेचर का होता है तो इसको पोलर हेड बोलेंगे, और ये हेड जो टेल जो है वो नॉन पोलर होता है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर टेल बोलेंगे। आपको समझ में आता है कि ये आयल लविंग होगा, ये आयल में डिसॉल्व होगा, और आपको ये भी समझ में आता है कि पोलर हेड जो होगा वो वाटर लविंग होगा, दिस विल बी वाटर लविंग, ये वाटर लविंग होगा। अब सोप हमारा साबुन तैयार हो गया, और साबुन बनने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। एक क्वेश्चन है, जवाब दे सको दे देना, साबुन सोप क्या है, कैन वी कॉल इट एज ए इलेक्ट्रोलाइट और नॉट, ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, हमें कपड़ा धोना होता है। अब कपड़े चाहे वॉशिंग मशीन में धुलिए या अपने हाथ से धुलिए, बकेट में धुलिए, आपके ऊपर है, बस आपको मैकेनिज्म को समझ में आना चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि जब भी आपको साबुन से कोई काम लेना होता है तो सबसे पहले आपने बाल्टी में क्या किया, पानी लिया, और पानी में आपने साबुन को या आपके पास जो भी डिटर्जेंट पाउडर है वो आपने डाल दिया। तो जैसे ही साबुन इस पानी के अंदर गया मेरे भाई, तो अब यहां पे COO क्या है, Na है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनिक है। अपने आयनिक बिहेवियर की वजह से अब ये सोप जो होगा वो ध्यान से देखोगे तो ये इसमें इस तरह से टूट जाएगा, COO- और यहां पे क्या, Na+। और इसी को मैं सिंबॉलिकली दिखा रहा हूं, कैसे, इसको बस ऐसे मैं और दिखाता हूं, ज्यादा इसमें ना है, इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं।
इसलिए हम इसको क्या दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। सोप को बहुत सिंपल तरीके से दिखाना होता है, तो हम बस एक पूंछ बनाते हैं और एक ऊपर हेड बनाते हैं जिसमें हम नेगेटिव चार्ज को मेंशन करते हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सोप। अब ये सोप को आपने देखा कि पानी में जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर की वजह से ये कैटायंस और एनायंस में टूट गए, यानी सोप इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोप क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये सोप कैसे काम करेगा, अब ये सोप जो होगा वो काम कैसे करेगा, साबुन कैसे काम करेगा, तो इसको समझते हैं। अब हमने कोई बर्तन है और बर्तन में पहले तो हमने यहां पे क्या लिया था, एक बाल्टी लिया था, बाल्टी में हमने साबुन डाल दिया था। साबुन इलेक्ट्रोलाइट था तो वो ब्रेक हुआ था कैटायंस और एनायंस में। अब फिर हम कपड़े को डालेंगे, तो जब हम कपड़े को कोई डालेंगे, यार देख लिया कपड़ा भी बनाना पड़ेगा भाई, चलो बना देते हैं, यू शुड बी ब्लेस्ड। अब कपड़े में यहां पे मान लीजिए आपने रात को सब्जी खाई और सब्जी का दाग, सब्जी का तेल, सब्जी का ऑयल आपके यहां पे कहीं पड़ गया, तो यहां पे सब्जी के बिगर डर्ट यहां पे पड़ गए। अब इस डर्ट को साफ करना है, ये जो तेल है, फिर से मैं बोलूं डर्ट होता है, जो गंदगी होती है वो पोलर और नॉन पोलर होगी। अगर केवल धूल लगी हुई है तो पानी में सीधे साइड को रिंस कर दो और वो निकल जाएगी। वो साबुन का यूज मेनली हम ऑयली डर्ट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो उसी वजह से हम यहां पे इस डर्ट की बात कर रहे हैं। ये जो डर्ट है ये ऑयली डर्ट है, ठीक है, ये ऑयली है। अब ये डर्ट खुद इतना बड़ा है, इस बड़े डर्ट को एक सोप के पार्टिकल्स कुछ नहीं इसका उखाड़ पाएंगे, बिगाड़ पाएंगे। पहले हमें इस कपड़े को रिंस करना पड़ेगा, पहले इस तरह से हमको रिंस करना पड़ेगा। जब हम रिंस करेंगे तो ये जो बिगर डर्ट पार्टिकल्स हैं, पहले ये स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स में ये ब्रेक होंगे। अब स्मॉलर डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ सोप आएगा, क्या आएगा, चारों तरफ इस तरह से स्मॉलर डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ स्मॉलर डर्ट पार्टिकल, यानी ये बिगर डर्ट पार्टिकल्स को पहले रिंस किया आपने, और जब रिंस किया आफ्टर रिंस ये स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया स्मॉल डर्ट पार्टिकल्स, स्मॉल ऑयल पार्टिकल्स। और अब धीरे धीरे इस ऑयल पार्टिकल के चारों तरफ कौन आना शुरू करेगा, इस ऑयल के चारों तरफ साबुन आने शुरू करेंगे। और साबुन किस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, साबुन का जो तेल है, जो ऑयली एंड है, वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा और पोलर तो ऐसे ही ऊपर की तरफ रह जाएगा। और धीरे धीरे करके इस तरह का एक मिसेल बन जाएगा। इस तरह का क्या बन जाएगा, एक मिसेल बन जाएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, इस तरह का एक मिसेल बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये ऑयल है, इसके चारों तरफ आप साबुन ने घेर रखा है। अब क्या होगा, अब जो वाटर होगा जो खुद पोलर होता है, वाटर के बारे में पता है मेरे भाई कि वाटर क्या होता है, खुद पोलर होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, डाइपोल दिखाई पड़ रहा है, पोलरिटी वाटर में दिखाई पड़ रही है, तो वाटर के मॉलिक्यूल अब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और अब इस तरह से इंटरेक्ट कर देंगे कि वाटर ने इस ऑयल को सील्ड कर दिया है, ट्रैप कर दिया है। और उसके वजह से अब इसके बगल में अगर कोई और ऑयल का पार्टिकल है, मैं इसको यहां पे करके दिखाता हूं। अब इसके बगल में अगर कोई और ऑयल का पार्टिकल है, उसके ऊपर अगर इस तरह से साबुन लगा पड़ा है और उस साबुन को घेर रखा है, किन साबुन ने, उस साबुन को घेर रखा है वाटर ने। तो अब ये वाटर जो होगा खुद, वाटर ने क्या किया है, खुद अब इस ऑयल को ट्रैप कर लिया है, इस ऑयली पार्टिकल को ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये ऑयल और ये ऑयल के पार्टिकल्स आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे। और जब मिल नहीं पाएंगे तो बड़े नहीं हो पाएंगे, तो अब सेपरेट नहीं हो पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड ये क्या कमाल हुआ यहां पे। तो आपने एसोसिएटेड कोलैइड्स को पढ़ते वक्त ही वहां पे मिसेल को आपने समझ लिया। मिसेल क्या होता है, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड colloidal particles, associated colloidal particles, which is made up of soap and dirt.
The diameter of this missile is always 1 nanometer to 1000 nanometer. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जब ये सोप और डर्ट आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जब कोलाइडल साइज रेंज में कन्वर्ट होंगे, यानी इसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के बीच में जब आएगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोप और फिक्स अमाउंट ऑफ डर्ट चाहिए, just to acquire the colloidal size range, just to acquire the diameter ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer. तो उस कंसंट्रेशन को ही हम बोलते हैं, बहुत पॉपुलरली उसको जाना जाता है, उसको आपको जानना, समझना, लिखना, रटना सब जरूरी है, उसको हम बोलते हैं CMC. That is called as critical missile concentration. The minimum concentration of soap and dirt which is required to form the colloidal size range are called as critical missile concentration. The minimum concentration of soap and dirt particles which is required to form a colloidal size range particles are called as what? CMC. Critical missile concentration. Hope you have understood all this. So what we have discussed, एक बार मैं फिर से बोल दूं, हमने पढ़ा मिसल क्या होता है। मिसल को पढ़ने के लिए हमको लगा कि हमको पढ़ना चाहिए सोप के बारे में, साबुन के बारे में। तो हमने बताया कि साबुन बनाने के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग कार्बन चेन, उसका जब रिएक्शन हम NaOH कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं, देन वी गेट ए साल्ट दैट इज कॉल्ड एज सोप। और उस सोप को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर की वजह से वो कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है, और इसके टूटने की वजह से ये जो एनायनिक पार्ट होता है, जो नेगेटिवली चार्ज रेंज पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं वो इस टूटे हुए छोटे छोटे डर्ट के चारों तरफ ये आपस में घिरना शुरू करते हैं, और उसके चारों तरफ वाटर की लेयर बन जाती है, और जिसकी वजह से अब ये बिखरे हुए पाए जाते हैं पानी के अंदर। ये ऑयल पार्टिकल बिखरे हुए पाए जाते हैं पानी के अंदर। ओके, फाइनली लास्ट में मेरा मन कर रहा है मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूं। मैं आपसे पूछूं कि अगर ये वाटर का जो लेयर है, अगर ये लेयर रिमूव हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा? ये मिसल है, ये मिसल आपको दिखाई पड़ रहा है, एंड दिस मिसल कंसिस्ट ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स, एंड दैट ऑयल ग्लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय वाटर लेयर। ये वाटर लेयर इधर और ये वाटर लेयर इधर। अगर इस वाटर लेयर को हम हटा दें तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन थिंक, प्लीज कमेंट डाउन। Thank you very much. This is Praveen signing out. Until we meet again.